हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई एक बार फिर से आप सबके सामने स्टडी विद मुकेश में 10th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का एक चैप्टर स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष लेकर के आपके सामने हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो नई एनसीईआरटी हिस्ट्री है 10th क्लास की, उसका आखिरी चैप्टर है ये, स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अध्याय का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें होगी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति। तो आपको पता है भारत 15 अगस्त 1947 को लगभग 190 वर्ष की आज़ादी गुलामी के बाद अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सिंपल पॉइंट है जो इस चैप्टर का पहला पॉइंट है। इसके बाद कहते हैं फूट डालो और राज करो। जो अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर शासन करने के लिए मुख्य कूटनीति जो अपनाई, उसको फूट डालो और राज करो की नीति नाम दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल को मिलाकर निर्मित किया गया था। पाकिस्तान जो पूर्वी बंगाल के जो दो टुकड़े किए थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, उस पूर्वी बंगाल को जिसको हम आज बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, उसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो ये सारे क्षेत्र पाकिस्तान के अंदर आते हैं। इसके बाद है देसी रियासतों का एकीकरण। लगभग 565 देसी रियासतों को भारत में विलय करके भारतीय संघ बना दिया गया। इस काम को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो देसी रियासतें 565 थी, उनको मिला करके भारत के अंदर आज के टाइम में हम जो आज भारत का भौगोलिक वितरण देखते हैं। इसके बाद है संविधान सभा। तो 389 सदस्यों के द्वारा बनी संविधान सभा का गठन भारतीय संविधान को बनाने के लिए किया गया था। संविधान क्या है? तो संविधान किसी भी देश या राष्ट्र को चलाने के लिए नियम और कानून का दस्तावेज होता है। यानी कि नियम कानून जिसके अंदर लिखे होते हैं, ऐसी बुक किसी भी राष्ट्र के पास है तो उसको संविधान कहते हैं, जिसके अंदर उसके कायदे कानून होते हैं। तो भारत का संविधान 389 सदस्यों के द्वारा बनी संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद अगला पॉइंट है राज्यों का पुनर्गठन। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा कि भारत के अंदर आज़ादी के समय लगभग 565 देसी रियासतें थी। इन सब को मिलाकर के एक राज्य का निर्माण किया गया। तो इतनी अधिक विविधताएं अगर हम देखते हैं तो पूरे जिस हिसाब से ये रियासतें बंटी हुई थी, उसके हिसाब से भाषा का या फिर हम संस्कृतियों का अगर देखते हैं तो एक ही देश के अंदर इन तरीके से जो संभाल पाना मुश्किल था। तो इसके लिए एक जैसी संस्कृति, एक जैसी भाषा के आधार पर हमारे देश के अंदर राज्यों का गठन किया गया। तो इसके लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया। तो क्या पॉइंट कहता है? देश में भाषा और भौगोलिक आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया। याद रखेंगे, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपातकाल। चारों तरफ से राजनीतिक संकट से घिरता देखकर इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल की घोषणा की थी। याद रखेंगे, आपातकाल देश के अंदर 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के टाइम में लगाया गया था। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं, अभ्यास के प्रश्नों के ऊपर चलेंगे आगे। अभ्यास के अंदर जो कुछ कहा गया है, तो इसके अंदर पहला ही क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को 190 वर्षों की जो अंग्रेजी दास्ता से भारत आज़ाद हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर हम बात करते हैं तो 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग बना, इसकी नियुक्ति की गई और 1956 में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसके आधार पर भारत के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए शुरुआत के अंदर। आज के टाइम में हमारे पास 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद है भारत के लौह पुरुष। अभी हमने बात की थी ऊपर, देशी रियासतों को एकीकरण करने का जिम्मा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। इन्हें ही भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, श्रीलंका कौन से महासागर में स्थित है? तो भारत के दक्षिण में स्थित एक देश, छोटा सा हिस्सा भारत का जो
पड़ोसी देश है, हिंद महासागर के अंदर स्थित है श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जापान के अंदर तबाही हुई थी, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए थे परमाणु, उसकी वजह से हुई तबाही को ध्यान में रख करके पूरी दुनिया के जो देश थे उन्होंने एक संघ बनाने की कोशिश की कि युद्धों को टाला जाए, किसी भी तरीके से महाविनाश को रोका जाए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को ही हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति कब अपनाई? तो 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई। इसके द्वारा उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के जो सुधार देश के अंदर लागू किए गए थे मंदी से उबारने के लिए। मनमोहन सिंह इस टाइम में हमारे मुख्य अर्थशास्त्री रहेंगे, तो उन्हीं के प्रयासों से आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 योजना आयोग की स्थापना हुई। इसको 2015 के अंदर नीति आयोग का नाम दिया गया है, तो याद रखेंगे योजना आयोग 15 मार्च 1950 को। आगे अभ्यास के जो वन लाइनर क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, जो बड़े क्वेश्चन थोड़े आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट पहला ही क्वेश्चन है इसका, संविधान सभा का क्या कार्य होता है? तो संविधान सभा के अंदर हम बात करते हैं तो भारत का संविधान निर्मित करने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था। संविधान सभा में कुल मिलाकर के 389 सदस्य थे और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अंदर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, याद रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा हमारे इसके जो अध्यक्ष रहेंगे 9 दिसंबर 1946 को। और उसके बाद में 10 दिसंबर को, जो 9 दिसंबर को बैठक हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक, इसके अंदर जो स्थायी अध्यक्ष थे उनको चुना गया था। तो 10 दिसंबर को जो बैठक हुई उसके अंदर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालते हैं। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में रहते हैं। संविधान सभा ने 22 समितियों का निर्माण किया। संविधान निर्माण करने के लिए 22 समितियों का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको हम कहते हैं, वो बनाई गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। तो क्वेश्चन मिले कि ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहेंगे। और इन सभी ने मिलकर के संविधान सभा का संविधान तैयार किया था। संविधान सभा के जो सदस्य थे 389, ये अपने को याद रखना है, इतने सदस्य रहेंगे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। 10 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालते हैं। 22 समितियों का गठन किया जाता है संविधान निर्माण करने के लिए, और इसके अंदर एक समिति जो थी प्रारूप समिति, इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और इन्हीं के निर्देशन में संविधान जो है तैयार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, जिसमें पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पूर्व में भूटान और बांग्लादेश हैं। उत्तर पूर्व में भूटान, बांग्लादेश, पूर्व के अंदर म्यांमार, उत्तर में चीन और नेपाल और दक्षिण में श्रीलंका है। तो 7 पड़ोसी देश इस टाइम में भारत के रहेंगे। ये बांग्लादेश, जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, 1947 में भारत से अलग होकर के बने थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की जो भूमिका है बांग्लादेश के निर्माण में क्या रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं बांग्लादेश जो पहले भारत का हिस्सा था, आज़ादी के समय पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अलग हुआ था, और इसको बांग्लादेश निर्माण के साथ क्या भारत की भूमिका रहेगी। तो भारत का बंटवारा बांग्लादेश के बंगाल का भी 2 भागों में बांटा गया था। जो पहले बंग 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन किया गया था, उसी को आगे तैयार रखते हुए 1947 के अंदर दोबारा से बंगाल का विभाजन किया गया और हिंदू बहुल क्षेत्र भारत के 7 राज्य से पश्चिमी बंगाल का नाम दिया गया और मुस्लिम बहुल क्षेत्र पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। यहीं से बांग्लादेशी लोगों पर खूनी संघर्ष आरंभ हो गया। 1 लाख से अधिक शरणार्थी भारत में आए। भारत में शरण लेने के लिए बांग्लादेशी शरणार्थी आए। इसके बाद कहते हैं भारत में बांग्लादेश के अनुरोध पर भारत को इसके अंदर हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि ये खूनी संघर्ष जो शुरू हो गया था। तो 1970-71 की बात है ये।
जिसके फलस्वरूप भारत और पाक का युद्ध हुआ, जिसे हम भारत पाक युद्ध 1971 का नाम से जानते हैं। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था और बांग्लादेश के नाम से जो पूर्वी पाकिस्तान था उसका नया देश बांग्लादेश के नाम से अस्तित्व में आया। और इसके जो प्रथम राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, याद रखेंगे शेख मुजीबुर रहमान प्रथम राष्ट्रपति रहेंगे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1 लाख से अधिक शरणार्थी भारत के अंदर बांग्लादेश से आए थे। ये छोटे छोटे पॉइंट जो छोटे क्वेश्चनों के अंदर आपके पास इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसीलिए इसको ध्यान में रखना रहेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। गुट निरपेक्ष यानी कि कुछ देशों का एक गुट, एक गिरोह, एक समूह बन गया था। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहे थे, देशों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी अलग अलग देशों के बीच में, तो इनको यानी कि ये जो देश इकट्ठे हुए थे, इन्होंने निर्णय लिया था कि हम किसी भी देश का हिस्सा नहीं बनेंगे लड़ाई के अंदर, किसी भी देश की तरफ से लड़ाइयों के अंदर भाग नहीं लेंगे। तो इसको गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य किसी पावर ब्लॉक के पक्ष में या विपक्ष में न रहते हुए निष्पक्ष रहना था। 2012 तक इसके सदस्यों की संख्या 120 थी। यानी कि इन देशों ने क्या निर्णय लिया था कि जब भी कभी किसी देशों, किन्हीं दो देशों के बीच में या दो से ज़्यादा देशों के बीच में युद्ध होता है, तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश हैं वो किसी भी तरफ से, किसी भी राष्ट्र की तरफ से युद्ध के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। ये अपनी जगह पर तटस्थ बने रहेंगे, यानी कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के अंदर इनका कोई जो योगदान नहीं होगा। ये सिर्फ शांति स्थापित करने के पक्ष में रहेंगे। इसके बाद आता है हरित क्रांति। ध्यान रखेंगे ये चैप्टर हम कर रहे हैं आज़ादी के बाद के 50 वर्षों के अंदर भारत के अंदर क्या कुछ हो रहा था, तो उसी से रिलेटेड है। तो हर जगह आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो एनसीईआरटी हिस्ट्री के अंदर दिए हुए हैं, तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। कहीं आप ये ना सोचें कि हरित क्रांति जो भूगोल का पॉइंट आ जाता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन अलग चैप्टर है, भारत का बंटवारा अलग हो रहा है। तो ये 50 वर्षों के दौरान भारत के अंदर क्या हुआ उससे रिलेटेड हम बातें पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर एक पॉइंट आता है हमारे पास हरित क्रांति। तो क्या कहता है, कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। भारत के अंदर जो आज़ादी के बाद से गेहूं की, खाद्यान्नों की जो कमी थी उसको दूर करने के लिए क्रांति लाई गई, जिसका हरित क्रांति नाम दिया गया। तो गेहूं के उत्पादन में मोस्टली इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई थी, तो इसलिए इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसके देखेंगे हम, इस कृषि नीति के माध्यम से किसानों को बिजली, सिंचाई और सस्ते ऋण देने की व्यवस्था की गई। सस्ते अनाज, उन्नत बीज और खाद और तकनीक का प्रयोग करके 1970 के दशक की शुरुआत तक गेहूं, चावल और मक्का की खेती में 2.5 गुना वृद्धि की गई। यानी कि गेहूं, मुख्य रूप से गेहूं, उसके बाद चावल और मक्का की जो फसलें थी उनके अंदर इसकी वृद्धि होती है हरित क्रांति की वजह से। तो नॉर्मन बोरलॉग और स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के हमारे इंडिया के अंदर स्वामीनाथन जी इसके प्रणेता रहेंगे, इसके हरित क्रांति को लाने वाले रहेंगे, हरित क्रांति के जनक इनको माना जाता है। आगे हम देखेंगे हरित क्रांति ने हमारे देश में खाद्यान्न के संकट को दूर किया और कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। राज्यों का पुनर्गठन हमने डिस्कस किया था कि भारत के अंदर 1947 के अंदर जब भारत को स्वतंत्रता हुई तो अलग अलग रियासतों के अंदर देश बंटा हुआ था। उनको एक देश के अंडर में लाने के लिए सरदार पटेल जी ने बहुत से कार्य किए, इस कारण उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लेकिन अलग अलग रियासतें, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा के हिसाब से एक देश के अंदर एक ही जगह पर नहीं रह सकती थी, इसलिए उनको अलग अलग राज्यों के रूप में, छोटे छोटे हिस्सों के रूप में देश को विभाजित किया गया। जो एक ही देश एक ही रहेगा, लेकिन उसके अलग अलग राज्य जो बनाए गए, अलग अलग इकाइयाँ इसकी स्थापित की गई। तो उसके हिसाब से राज्य पुनर्गठन आयोग हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग बना और 1956 के अंदर संसद के अंदर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया।
जिसके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंदर बनाएगी। तो यही कहता है क्वेश्चन, क्या कहेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत की शासन रियासतों में विभाजित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया, लेकिन भाषा और भौगोलिक परिस्थितियों की विविधता के कारण राज्यों के गठन में समस्या का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई और इस आयोग का कार्य भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की सिफारिश करना था, यानी कि किस क्षेत्र के अंदर कौन सी भाषा वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, उसी हिसाब से उन राज्यों का जो गठन करना इनको सौंपा गया था। नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को भाषा के आधार पर बांटा गया, यानी कि याद रखना है, जो 1956 का राज्य पुनर्गठन आयोग था उसने भाषा के आधार पर भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा था। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को कार्यालय प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में मान्यता दी गई, यानी कि कार्यालयों के अंदर प्रयोग करने के लिए हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि जो मान्यता के रूप में दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी व्यापक स्तर पर अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंदिरा गांधी ने 1957 में आपातकाल क्यों लागू किया। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था अध्याय के संक्षिप्त परिचय में कि इंदिरा गांधी ने 1975 के अंदर 25 जून को आपातकाल लागू किया था। इसके क्या कारण रहे होंगे देखते हैं। तो 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। लेकिन 1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। इसी युद्ध के मद्देनज़र बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी भारत में आए, उनको आश्रय दिया गया। गरीबी, बेरोजगारी, खाद्यान्न समस्या और सूखा मानसून की समस्या पहले से ही भारत में थी। इसके साथ साथ कहता है बांग्लादेशी शरणार्थियों के अधिक संख्या में आने के कारण भारतीय जनता में रोष बढ़ने लगा, जिसके कारण हड़ताल और आंदोलनों ने कानून व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इंदिरा गांधी से जनता नाराज हो चुकी थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनाव में अनुचित आचरण का दोषी माना, यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगाया कि ये जो लोकसभा के चुनाव में इन्होंने अनुचित आचरण किया था, यानी कि किसी वजह से गड़बड़ी के द्वारा इनको बहुमत मिला था। इस फैसले के आधार पर अब वे किसी पद पर नहीं रह सकती थी, उनको त्याग पत्र देने के लिए दबाव डाला गया। ऐसे राजनीतिक संकट के समय अपने आप को चारों तरफ से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उन्होंने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। याद रखेंगे, आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की गई। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया और इसी वजह से इनकी सरकार जो प्रधानमंत्री के रूप में ये आई थी हमारे देश के अंदर। और 1971 में ही भारत पाक युद्ध के समय जो शरणार्थी भारत में आए थे, उनकी वजह से देश के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, जिसके कारण लोगों में असंतोष बढ़ा और लोग हड़ताल आंदोलन शुरू करने लगे, जिसकी वजह से 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी को आपातकाल लागू करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान रहा है। तो भारत, हमने अभी डिस्कस किया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ अक्टूबर 1945 के अंदर स्थापित हुआ था। जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो तबाही हुई थी, उससे जो बहुत से देशों के अंदर रोष उत्पन्न हो गया था, बहुत से देश दुखी थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में एक संगठन बनाया गया। तो इसके अंदर क्या क्या बातें रहेगी देखते हैं हम। जापान के प्रमुख शहरों पर हुए हमलों से पूरा विश्व आश्चर्यचकित था। द्वितीय विश्व युद्ध अपनी समाप्ति पर था। ऐसे समय में एक ऐसी संस्था की आवश्यकता अनुभव की गई जो विश्व में शांति स्थापित कर सके। इसी उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था। याद रखेंगे, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहेगा, यानी कि जब 24 अक्टूबर को 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, उस समय जो शुरुआती सदस्य थे उनके अंदर भारत भी एक सदस्य था। भारत की विदेश नीति हमेशा अहिंसा और शांति के विचारों से प्रभावित रही है। भारत ने सदैव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित शांति सेनाओं में अपने सैनिक भेजकर सक्रिय योगदान दिया है। वर्ष 1953 में भारत की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू जी की बहन मानी जाती है, तो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये। तो याद रखेंगे, 1953 में श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनेगी। इस प्रकार से भारत ने सदैव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट यही रहेंगे कि भारत शुरुआती सदस्यों के अंदर एक था, और विजयलक्ष्मी पंडित जो है पहली महिला अध्यक्ष जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की रहेगी 1953 में भारत से रहेंगी, और विश्व शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है शाहबानो केस क्या था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी एक, शाहबानो केस क्या था। शाहबानो नामक एक मुस्लिम महिला जिसकी आयु 62 वर्ष थी और 5 बच्चों की वो माँ थी, उसके पति ने उसे 3 तलाक दे दिया था। पति ने गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया, जिस कारण उसे न्यायालय में शरण लेनी पड़ी। उच्च न्यायालय ने गुजारा भत्ता बढ़ाने का आदेश दिया। उसके पति ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। 1985 में उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को सही बताते हुए शाहबानो के पक्ष में निर्णय दिया। याद रखेंगे, 62 वर्ष की महिला, 5 बच्चों की माँ थी शाहबानो, उसको उसके पति ने तलाक दे दिया था और गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया था, जिसके कारण वो न्यायालय में शरण लेती है, और उच्च न्यायालय जो है उनको गुजारा भत्ता देने के लिए आदेश देता है उसके पति को। तो उसका पति उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करता है। 1985 के अंदर उच्चतम न्यायालय, या जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को सही बताया और शाहबानो के पक्ष में निर्णय दिया। लेकिन पुरातनपंथी मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाकर 1986 के अंदर संसद में कानून बनाया, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया। इस प्रकार सरकार के दखल से शाहबानो केस जीतकर भी हार गई थी। याद रखेंगे ये पॉइंट। तो मुस्लिम जो संगठन थे उन्होंने सरकार के ऊपर जो दबाव बनाया, जिसकी वजह से 1986 के अंदर संसद में कानून बना करके जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि गुजारा भत्ता दिया जाए उनको, तो इसके फैसले को संसद ने पलट दिया और शाहबानो जो है जीतकर भी हार गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के अंदर आर्थिक नियोजन पर प्रकाश डालें। थोड़ा सा कुछ चैप्टर और बचता है, छोटे क्वेश्चन करेंगे हम, 2-4 क्वेश्चन और हैं, तो बने रहें हमारे साथ। आर्थिक नियोजन का अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें निर्धारित लक्ष्यों को एक निश्चित समय सीमा में पूरा करने हेतु संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे, आर्थिक नियोजन का मतलब निश्चित समय सीमा में लक्ष्यों या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग किया जाए। आज़ादी मिलने के बाद भारत सरकार द्वारा बड़े बड़े सरकारी संस्थानों की स्थापना पर बल दिया गया। अर्थव्यवस्था को पुनः मजबूत करने के उद्देश्य से पंडित नेहरू ने 15 मार्च 1950 को एक सलाहकारी संस्था की स्थापना की, जिसका नाम योजना आयोग था, इसकी स्थापना की। याद रखेंगे, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से 15 मार्च 1950 को एक सलाहकारी संस्था योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसको आज हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजना से प्रभावित होकर पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में लागू किया गया। 1980 के दशक में विभिन्न सरकारों की आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। विदेशी ऋणों का भुगतान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्व मुद्रा कोष विश्व बैंक के पास भारत को 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा। यानी कि जो सरकारों की आर्थिक नीतियां थी उनकी वजह से भारत को विदेशों के ऋण भुगतान के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो IMF जिसको हम कहते हैं, इसके पास 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक के पास। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की शर्तों को मानते हुए आर्थिक सुधार करते हुए विकास के पथ पर अग्रसर है। तो आर्थिक नियोजन इस तरीके से रहेगा हमारे पास। अब एक दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसके अंदर से पॉइंट बनते हैं। तो क्या कहता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी। तो सबसे पहला है बंटवारे की समस्या। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का विभाजन हो गया। हिंदू सिख आदि हिंदुस्तान में तथा मुस्लिम बहुल आबादी पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। विभाजन के कारण 80 लाख शरणार्थी भारत आए पाकिस्तान से। इनके रहने खाने रोजगार की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी, 80 लाख लोगों को संभालना। तो सबसे पहले यही समस्या थी, बंटवारे की वजह से भारत को बहुत ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास देशी रियासतों की समस्या। तो लगभग 500 देशी रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में शासित थी। इन सभी रियासतों का एकीकरण करना बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसका सामना स्वतंत्र भारत को करना पड़ा। और हमारे सरदार पटेल जी जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनके प्रयासों से भारत के अंदर सभी देशी रियासतें शामिल हुई। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास रहेगा विकास की समस्या। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के सामने अनेक समस्याएं थी। उनमें से एक समस्या थी विकास, यानी कि देश का विकास किस प्रकार किया जाए, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मोस्टली कृषि के ऊपर आधारित थी।
पूरी तरीके से कृषि जो है वर्षा के ऊपर निर्भर थी। किसानों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना भी एक समस्या थी। इसके लिए जो नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर जो बांधों को कहा, इसी वजह से कहा क्योंकि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हमारी कृषि के ऊपर डिपेंड थी। तो कृषि जब तक विकसित नहीं हो सकती थी, भारत का विकास असंभव था उस समय में। तो याद रखेंगे, कृषि जो आधारित अर्थव्यवस्था की वजह से बांधों के निर्माण को नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा। इसके बाद है राष्ट्रीय एकता की समस्या। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की 34.5 करोड़ जनसंख्या ऊंची व नीची जातियों में बुरी तरीके से बंटी हुई थी। यानी कि लोगों के अंदर जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा था उस समय। इतनी विशाल जनसंख्या वाला देश में विविधता और भेदभाव वाले लोगों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसके लिए इन सभी समस्याओं के जो समापन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान भारत के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वतंत्र भारत में योगदान। पहले गृह मंत्री थे भारत के, लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 500 से अधिक देशी रियासतें थी। इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए अधिकार था कि ये या तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखें। सरदार पटेल ने रियासतों को आश्वासन दिया कि कांग्रेस जनता की सुख और समृद्धि के लिए वचनबद्ध है। इस आश्वासन का सुखद परिणाम यह हुआ कि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर रियासत को छोड़कर सभी रियासतों ने भारत के विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। पाकिस्तानी सेना व कबायली आक्रमण के फलस्वरूप अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर ने 26 अक्टूबर 1947 को बिना शर्त के भारत के साथ विलय कर दिया। यानी कि अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान की सेना और कबायलियों ने जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से 26 अक्टूबर 1947 को तत्कालीन जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह ने जो भारत के साथ विलय के ऊपर हस्ताक्षर कर दिया। ये सब कार्य सरदार पटेल की कार्यकुशलता और सक्षमता के कारण संभव हो पाया। इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण भारत में योगदान के लिए उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब छोटे क्वेश्चन हम देखेंगे, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से देखिए इनको। स्वतंत्र भारत कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर के वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया? लगभग 190 वर्ष शासन किया। स्वतंत्रता के समय भारत में क्या हुआ? सांप्रदायिक विभाजन, यानी कि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन किया गया। देश का विभाजन किसका परिणाम था? तो अंग्रेजों की जो फूट टाल और राजगृह की नीति थी, उसका परिणाम भारत का विभाजन के रूप में सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसकी देन थी? द्विराष्ट्र यानी कि भारत के दो टुकड़े करके दो राष्ट्र बनाना, यह सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना की देन रहेगी, द्विराष्ट्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तरफ से मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा कहाँ जाना था? तो मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा भारत की तरफ से पाकिस्तान, जो नया बना था पाकिस्तान, भारत के दो हिस्से बन करके नया राष्ट्र पाकिस्तान बना, उसमें मुस्लिम आबादी को जाना था। और पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिंदुओं और सिखों को आना था। भारत में आने वाले लोगों को पहले कहाँ ठहराया गया? उनको पहले अस्थायी शिविरों के अंदर ठहराया गया। स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय रियासतों पर किसका अधिकार समाप्त हो गया? तो ब्रिटिश सरकार का अधिकार समाप्त हो गया। जम्मू कश्मीर के शासक का नाम हरि सिंह रहेगा, याद रखेंगे, हरि सिंह जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक थे। भारत का संविधान बनाने के लिए किस सभा का गठन किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष रहेंगे। 10 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी ने जो कार्यभार ग्रहण किया था। भारत का संविधान बनकर के कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। याद रखेंगे, बनकर के 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चुना गया? 26 जनवरी का इंतजार क्यों किया गया? क्योंकि 2 महीने पहले 26 नवंबर को संविधान तैयार हो गया था, लेकिन लागू इसको 26 जनवरी को किया गया। किस वजह से किया गया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 7 सदस्यीय प्रारूप समिति कब और किसने बनाई? तो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता के अंदर बनाई गई। हमने पहले भी डिस्कस किया था।
तो प्रारूप समिति, जो 22 समितियां बनाई गई थी उनमें से एक थी प्रारूप समिति और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहेंगे। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रस्तावना क्या घोषित करती है। तो संविधान सभा की प्रस्तावना जो आपकी बुक्स के जो एनसीईआरटी बुक्स है, गाइड हैं, उनके सबसे पहले पेज के ऊपर संविधान सभा की प्रस्तावना दी होती है। आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या क्या कहती है ये। तो प्रस्तावना भारत को सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और जनतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। भारत के पहले आम चुनाव में कितने लोगों ने भाग लिया। तो भारत के पहले जो आम चुनाव थे उसमें 17 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने भाग लिया। याद रखेंगे, 17 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने पहले आम चुनाव के अंदर भाग लिया। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य किसकी सिफारिश पर हुआ। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करना था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, इसकी सिफारिश करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अंदर नियुक्त किया गया और 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग जो है संसद के अंदर पेश किया गया, बिल बनाया गया, इसके ऊपर कानून बना करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय बनाई गई, व्यवस्था की गई। भाषा के आधार पर इनका निर्माण किया गया था। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। अमेरिका के नेतृत्व में बने हुए गुट को क्या कहा गया। अमेरिका के नेतृत्व में बने गुट को पश्चिमी ब्लॉक अमेरिकी गुट को कहा गया। हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछे सफेद क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध से संबंधित है सफेद क्रांति। इसके बाद है किसकी सरकार गरीबी हटाओ नारे के साथ सत्ता पर काबिज हुई। तो इंदिरा गांधी की सरकार 1971 में गरीबी हटाओ को नारे देकर के सरकार सत्ता के अंदर आई थी। इंदिरा गांधी की गलत नीतियों का खुलकर विरोध किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की नीतियों का विरोध किया था। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर जो आपके कवि रहेंगे, बहुत ही फेमस कवि रामधारी सिंह दिनकर। जनता आती है, सिंहासन खाली करो, ये इनके कविता की पंक्तियां हैं। याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम में हमने बात की थी, गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया, लेकिन जो 1971 का युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, इसकी वजह से देश के अंदर हालात ज़्यादा खराब हो गए थे। तो इसीलिए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पति द्वारा गुजारा भत्ता देने से इनकार किए जाने पर शाहजहां ने न्यायालय की शरण ली। किसकी शरण ली। न्यायालय की शरण ली। सलाहकारी संस्था योजना आयोग की स्थापना किसने की। तो नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी। सलाहकारी संस्था के नाम से जो योजना आयोग की स्थापना नेहरू जी के द्वारा की गई थी। आर्थिक संकट के समय भारत ने कितने टन सोना गिरवी रखा। चलिए, तो कितने टन सोना गिरवी रखा गया। 47 टन सोना गिरवी रखा गया था। नेक्स्ट है, भारत को विकास के मार्ग पर ले जाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका भारत को विकास के मार्ग पर ले जाने में रहेगी। और वैज्ञानिकों के अंदर अगर हम बात करें तो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, विश्व में मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने के अंदर इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहेगा डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो 1962 के अंदर चीन और भारत का युद्ध आप पढ़ते हैं, तो 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो नीति आयोग की स्थापना हमने पहले की। योजना आयोग की जगह नया नाम नीति आयोग जनवरी 2015 के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार के टाइम में दिया गया। नीति आयोग को जो योजना आयोग था उसी की जगह लागू किया गया 2015 जनवरी के अंदर। बांग्लादेश को कब से कब तक पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो 1947 से 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उसके बाद बांग्लादेश के रूप में इसकी अलग देश के रूप में मान्यता मिलती है। नेक्स्ट है जो MCQ आते हैं, 7th क्वेश्चन पहले आया है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त हुआ। तो इसके अंदर अगर हम डिस्कस करते हैं विशेष राज्य का दर्जा, तो अक्टूबर 2019 के अंदर जो जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य को जो दर्जा था उसका
यानी कि धारा 370 को कब हटाया गया, तो हम बात करेंगे अक्टूबर 2019 को। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर कब आक्रमण किया, ये हमने डिस्कस किया था अक्टूबर 1947 के अंदर। 1947 के अंदर कबायली आक्रमण, पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण किया था जम्मू कश्मीर के ऊपर। हरि सिंह ने उस समय फिर भारत के साथ विलिया के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे। 22 समितियां थी। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखेंगे हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पहले आम चुनाव कब हुए भारत के अंदर, पहले आम चुनाव 1951 से 52 के अंदर पहले आम चुनाव भारत के अंदर हुए। हमने डिस्कस किया था 17 करोड़ लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, इस चुनाव में लोकसभा की कितनी सीटें थी, तो जो पहला आम चुनाव हुआ था इसके अंदर लोकसभा की कितनी सीटें थी, तो 489 इतनी लोकसभा की सीटें थी। राज्य पुनर्गठन आयोग कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। 1953 के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए इसको लागू किया गया। पीली क्रांति, हरित क्रांति का हमने देखा था, जो गेहूं उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी, तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित रहेगी, तिलहन से। दूध से सफ़ेद क्रांति के संबंध रहेगा। नीली क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से रहेगी। श्वेत क्रांति दूध पालन से संबंधित है, दूध उत्पादन। शाहबानो केस के समय प्रधानमंत्री कौन थे, शाहबानो केस के समय जो राजीव गांधी आपके प्रधानमंत्री रहेंगे, याद रखेंगे। तो आपातकाल के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी शाहबानो केस के समय प्रधानमंत्री रहेंगे। और जो योजना आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट के रूप में जानी जाती है, ये भी याद रखेंगे। ताशकंद समझौता इनके द्वारा किया गया था, ताशकंद के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, जो आज भी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, फिर कभी बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है, योजना आयोग का गठन कब हुआ या योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1950 के अंदर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हमने बात की थी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू की बहन जिसको हम कहते हैं, विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र के अंदर रहेगी भारत की। भारत के पड़ोसी देश की हम बात करते हैं तो 7 पड़ोसी देश, इनके नाम हमने डिस्कस किए थे ऊपर। 1947 से 71 तक बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। भारत ने परमाणु परीक्षण करके स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र कब बनाया, तो भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किए थे, 1974 और 78 के अंदर। तो ऑप्शन सी इसके अंदर दोनों ही रहेंगे, ए एंड बी। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में कौन सामने आया, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बनकर के आया, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। भारत ने पाकिस्तान ने भारत पर कब कब आक्रमण किया, तो 1971 की लड़ाई हम देखते हैं, 1965 की लड़ाई हम देखते हैं, 1999 कारगिल की हम देखते हैं, तो उपरोक्त सभी इसके अंदर आएगा। 1962 की एक लड़ाई हमने डिस्कस की थी, भारत और चीन के बीच में रहेगी ये, 1962। द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत और पाकिस्तान 2 देशों के 2 राष्ट्र अलग अलग भारत के टुकड़े करने का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं द्विराष्ट्र का सिद्धांत, मोहम्मद अली जिन्ना। श्रीलंका की सीमा किस महासागर से लगती है, तो हिंद महासागर श्रीलंका की सीमा से, यानी कि श्रीलंका हिंद महासागर के अंदर है। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया, तो बांग्लादेश के अंदर हमने डिस्कस किया था दिसंबर 1971 के अंदर बांग्लादेश अस्तित्व में आया। दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार, तो बर्मा या म्यांमार जिसको हम कहते हैं, इसको दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत और म्यांमार की सीमा कितनी किलोमीटर की है, या भारत और म्यांमार कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी 1600 किलोमीटर की भारत पाकिस्तान जो भारत बांग्लादेश की सीमा, भारत और म्यांमार की सीमा रहेगी। किन 2 देशों को महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया गया, महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों महाशक्ति रहेंगे, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ का विघटन की हम बात करें तो 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन हुआ, अलग अलग देश इससे अलग होकर के स्वतंत्र देश बने सोवियत संघ, और इसके अंदर
अगर हमने ऊपर डिस्कस किया था, इसका उत्तराधिकारी सोवियत संघ का मुख्य कौन था, तो रूस इसका उत्तराधिकारी रहेगा सोवियत संघ का। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, 24 अक्टूबर 1945 को प्रथम विश्व युद्ध से हुई तबाही को आगे दोहराया ना जाए, देशों के अंदर शांति स्थापित हो, इस उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। कौन सा पॉइंट आपको दोबारा से कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, उसके बारे में डिस्कस करें, आप कमेंट कर सकते हैं। भारत के स्वतंत्रता के 50 वर्षों के अंदर जो जो भी परिवर्तन आए वो हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।